हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 131वें दिन भी लगातार जारी है। इसी बीच किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसी बीच आज किसान देश भर में भारतीय खाद्य निगम FCI कार्यालयों के सामने घेराव का विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि इस दिन को FCI बचाव दिवस के रूप में चिन्हित करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। वहीं 10 अप्रैल को किसान KMP ब्लॉक करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर बैसाखी मनाई जाएगी और 14 अप्रैल को किसान ने संविधान बचाओ दिवस मनाने का फैसला किया है। कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान निरंतर दिल्ली की बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। भावदीन टोल प्लाजा पर पंजाब की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान आंदोलन में शामिल किसानों के लिए हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद दिखी। ट्रॉली में पंखों से लेकर बिजली से जुड़े कई सभी इंतजाम दिखाई दिए। गर्मी को देखते हुए ट्रॉली में ही फ्रिज भी लगाया गया। ट्रॉली में सवार किसान पंजाब से 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस ट्रॉली को तैयार करने में 1 महीने का समय और करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया है। बल्लभगढ़ की मंडी में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने आड़ती और किसान सहित 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान अपनी फसल को बेचने एक किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से घायल हो गए। आड़ती और किसानों को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आड़ती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। सिरसा जिले में साल 2019-20 में खराब हुई नरमा कपास की फसल का बीमा जारी कर दिया गया है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी। उन्होंने कहा कि जिले के अलग अलग गांवों में नरमा कपास की फसल खराब हुई थी। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेज दी गई है। अब बीमा की राशि जारी हो चुकी है और किसानों के खातों में भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग गांवों में खराब हुई फसलों का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि किसानों के खातों में भेजी जा रही है। जिस गांव में कम नुकसान हुआ है वहां 17,000, जहां फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ वहां 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि साल 2016 में अब तक जिले में बीमा क्लेम के रूप में किसानों के खातों में कुल मिलाकर 983 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किसानों के समर्थन में जींद में आयोजित महापंचायत में शिरकत की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा कि जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं, जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जब 5 साल में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री हो सकते हैं तो 70 साल में कांग्रेस राज में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका एक ही सपना है, भारत को नंबर 1 देश बनाना। सिरसा के मिनी बाईपास पर हुडा के निकट किसान संगठनों द्वारा स्थापित किए गए किसान चौक को रात के समय तोड़ दिया गया। शहीदों की मिट्टी से स्थापित नींव को करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। इससे गुस्साए किसान संगठन के सदस्यों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि देश भर में अलग अलग स्थानों से लाई गई मिट्टी से किसान चौक की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि चौक को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया है। इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौक का निर्माण फिर किया जाएगा। जानकारी मिलने पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद दिल्ली और हरियाणा के किसानों ने जमकर निंदा करते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राकेश टिकैत पर हमला किया गया ताकि किसानों का मनोबल कमजोर किया जा सके। ढासा बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र डागर ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा, न ही किसान अपने हितों की रक्षा करने में पीछे हटेंगे।
उन्होंने एक बार फिर कहा कि तीनों कानून किसानों के विरोध में बनाए गए हैं। इन्हें रद्द करवाने के बाद ही किसान घर वापसी करेंगे। कोरोना महामारी का असर कृषि कार्यों पर दिखने लगा है। प्रवासी मजदूरों का समुचित संख्या में न पहुंच पाने के कारण न केवल कृषि कार्य में देरी हो रही है, बल्कि मजदूरी भी काफी महंगी हो गई है। कटाई और कढ़ाई के लिए मजदूर न मिलने की वजह से क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर नहीं पहुंचे। इस वजह से जहां पहले करीबन 4,000 रुपए की मजदूरी में गेहूं के 1 एकड़ फसल की कटाई हो जाती थी, वहीं इस बार 7,000 रुपए से भी अधिक रुपए देने पड़ रहे हैं। गेहूं और सरसों की फसलों की एक साथ कटाई चल रही है, तो किसानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रवासी मजदूरों के न आने से किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है। पलवल में हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देवीलाल पार्क में किए गए विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान दलबीर डागर ने की। बेरोजगार सभी कर्मचारियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि या तो उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए, वरना आने वाले समय में ऐलानाबाद में होने वाले उपचुनाव के दौरान खुलकर सरकार का विरोध किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सफाई मित्रोत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें फूसगढ़ में सामुदायिक भवन, मेरठ रोड पर दीनदयाल उपाध्याय गेट की सौगात शामिल है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों को एक मशीन दी, जिसके जरिए अब सीवर के अंदर सफाई करने के लिए किसी कर्मचारी को उतरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मशीन के जरिए ही सफाई हो जाएगी। वहीं सफाई कर्मचारी ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं। उनकी सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई है। वहीं शहरी सफाई कर्मचारी की सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई है। अगर किसी को समय पर सैलरी नहीं मिलती तो उसे अगले महीने 500 रुपए बढ़कर मिलेंगे। गांव के सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा, वहीं शहरी सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा योजना देने का ऐलान किया गया। सीएम मनोहर लाल ने करनाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर साफ किया कि फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन फसल के अभी ना पकने की वजह से मंडी में खरीद धीमी है। 10 तारीख तक किसानों के मंडी पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही सीएम ने कहा कि जो परेशानी शेड्यूलिंग के चलते किसानों को उठानी पड़ती थी, उसका भी समाधान कर लिया गया है। सीएम ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जताई। साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की निंदा की। रविवार को फरीदाबाद के तिगांव पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए। आज भारत में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे अधिक मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के 57,000 से ज्यादा मामले आए। 222 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय से भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च की। हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई।
प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी की, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी। नई एसओपी के मुताबिक अब अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। बंद हॉलों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। बीते 24 घंटे में 1904 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 555, पंचकुला में 200, करनाल में 185 और फरीदाबाद में 151 नए मामलों की पुष्टि हुई। कुरुक्षेत्र में 135 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई, जबकि प्रदेश में अब तक 3191 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,98,133 पहुंच चुके। वहीं एक दिन में 1110 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिसमें से अब तक 2,82,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अंबाला में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 91 वर्षीय महिला, 42 वर्षीय शख्स शामिल हैं। सीएमओ ने कहा कि 2 लोगों के लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं हैं। शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिर चेहरे पर मास्क लगाने जैसे मापदंडों को फॉलो नहीं कर रहे। नीलोखेड़े में नेशनल हाईवे के पास जूतों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पूरी कार को ही अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों का कहना है कि ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ। वहीं मामले की सूचना पुलिस को, फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। गोहाना के बुटाना गांव के पास माइनर टूटने से 3 एकड़ फसल में पानी भर गया। फसल जलमग्न हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से गिरदावरी और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल नहर विभाग माइनर टूटने की वजहों की जांच कर रहा है। सोनीपत के राय विधानसभा इलाके के 4 गांवों के खेतों में अचानक आग लगने से करीब 50 एकड़ में लगी गेहूं जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसानों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। बल्लभगढ़ के सोना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने तमाम बाइकों को रोककर उनकी जांच की। पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों के चालान किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने बाइक चालकों से अपील की। कहा कि बाइक से पटाखे चलाने वाले चालक बाइकों को ठीक करवा लें। बुलेट पटाखे बजाती हुई अगर पाई गई तो भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस ने 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा अमरवीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को रतिया रोड स्थित अम्बेडकर चौक से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने ऑफिसर कॉलोनी के अमरवीर पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इधर पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा। पानीपत के कलंदर चौक मेडिकल स्टोर्स के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर विजय राजे ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि पानीपत में कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नकली और एक्सपायरी दवाइयां बेच रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई हुई। फरीदाबाद के खेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाली आगरा कैनाल में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में शव मिलने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल भेजा।
रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ट्रेन की पटरी से मिला। महिला को 3 गोली मारी गई थी। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक मृतक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है और दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेप केस में समझौता करवाने की एवज में 70,000 रुपए लेते शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार हुड्डा सेक्टर पुलिस ने रेप के आरोपी शख्स ने समझौता करवाने को लेकर 1,20,000 में सौदा तय किया था। ये जानकारी दी। यह व्यक्ति 50,000 रुपए पहले ही ले चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पंचकुला पुलिस ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुभम हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 26 मार्च को आरोपियों ने आपसी रंजिश में शुभम की 2 गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने यूपी नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर और रणबीर भाटी गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीपी क्राइम की माने तो तिगांव फरीदाबाद के रहने वाले सचिन उर्फ मूसा पर 25,000 रुपयों का इनाम था। फरीदाबाद पुलिस हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, रंगदारी और फिरौती जैसे संगीन मामलों में भी इसकी तलाश कर रही थी। सोनीपत में 18 मार्च को हुए गैंगवॉर मामले में सोनीपत सीआईए 2 को एक बड़ी सफलता मिली है। सोनीपत के कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू की हत्या का प्रयास किया गया। इसके अलावा बदमाश बिट्टू के घर पर भी दूसरे गैंग के बदमाशों द्वारा हमला बोला गया। दूसरी गैंग के एक बदमाश अमित और सोनीपत सीआईए 2 ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अमित के पास से स्कॉर्पियो कार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद की। आपको बता दें कि सोनीपत में हुए गैंगवॉर में अजय उर्फ बिट्टू पर कोर्ट परिसर में गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा बदमाशों ने उसके पिता को गांव बरोना से गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इस गैंगवॉर के मुख्य सरगना गैंगस्टर रामकरण और अन्य 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए 2 इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि हमने गैंगवॉर मामले में रोहतक निवासी अमित को गिरफ्तार किया। इधर यमुनानगर के बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए अपनी दुकानों को बंद कर दिया। सड़कों पर उतरकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही दुकानदारों ने रेलवे स्टेशन रोड को भी जाम कर दिया। दरअसल नगर निगम की टीम जिले में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंची थी, लेकिन टीम ने जैसे ही दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निगम अधिकारी और दुकानदारों के बीच में हंगामा शुरू हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या मुनियादी के ही निगम इस तरह की कार्रवाई करता है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकानदारों को शांत कराया। पलवल में शुक्रवार रात घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला का विरोध करने पर किसी को बताने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल भिवानी के गांव कायला में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंकज देर शाम अपने खेत में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे में पंकज की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। बांग्लादेश में हुई ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल्स में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत पर 62 रनों की शानदार जीत दर्ज की।
मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। बीसीसीआई ने बताया कि 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मैच मुंबई में ही होंगे। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि आईपीएल के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि मैच में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। इसी बीच जापानी तैराक रिकाको इकी ने जापान की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। लगातार 22वां मैच जीतकर रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली अपने देश की पुरुष टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अक्टूबर 2017 से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं गंवाया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैग लैनिंग ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेगान शूट के 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड को 212 रन पर समेट दिया। 70 के दशक की हिट एक्ट्रेस शशि कला का 4 अप्रैल को निधन हो गया। 88 साल की उम्र में अभिनेत्री ने आखिरी सांसें ली। उन्होंने करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। सुपरस्टार गोविंदा कोरोना की जद में आ गए हैं। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। गोविंदा के प्रवक्ता ने एक्टर की तबीयत की जानकारी दी। छोटे पर्दों के रियलिटी शो बिग बॉस 13 फेम हिमांशु खुराना ने आसिम रियाज संग शादी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दोनों को ही जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहते। दोनों का आगे करियर है और शादी एक बड़ा कमिटमेंट होती है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कपिल शर्मा ने अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर बताया है। नीति मोहन ने कपिल से उनके बेटे का नाम पूछा था तो कपिल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेबी बॉय का नाम त्रिशान रखा है। नागिन फेम सुरभि ज्योति इस समय मालदीव में वैकेशन एंजॉय कर रही हैं। वैकेशन से एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं। इन तस्वीरों में सुरभि का लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।